वाई डू आई यूज़ स्टोरीज इन माई पॉडकास्ट। जैसा कि आप देखा होगा आपने कि अगर मेरे 2 साल पुराने वीडियोस देखेंगे तो मैं कभी भी किसी भी कहानी को नहीं सुनाता था, चाहे कोई भी कहानी हो। ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं हमेशा स्टोरीज़ का यूज़ करता हूँ? अभी रिसेंटली मैंने क्यों करना किया है, तो आज इस पे हम जानेंगे और देखेंगे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्यों है। और कृष्णमूर्ति और बाकी जो भी लोग हैं वो क्यों नहीं स्टोरी को यूज़ करते थे, इसको भी देखेंगे। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि स्टोरी सुनाने वक्त अगर आप अपने अंदर ध्यान से इमेजिन करें तो अटेंशन जो है वो ज़्यादा देर तक टिकती है। वेयर अगर मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो अटेंशन नहीं टिकेगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटम एंटेंगलमेंट की कोई डेफिनेशन है, विच इज़ लाइक द टू पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड व्हेन द पार्टिकल्स आर अपार्ट there is a connection between the particles that has been found till now. This is a definition. This is J. Krishnamurti approach and Sandeep Maheshwari's approach. So what happens is ये सीधा आपके राइट साइड ऑफ द ब्रेन पे अटैक करेगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि जब लोग राइट साइडर्स थे, जब लोग दाएं तरफ दिमाग के रहते थे। अभी लोग बाईं तरफ ज़्यादा रहते हैं, विच इज़ इमोशनल माइंड। सो होता क्या है कि जब आप कहानी यूज़ करते हो तो अटेंशन बढ़ती है। तो एक तरीका है कि आपको मैंने क्वांटम एंटेंगलमेंट की डेफिनेशन बताई या उसको बताया कि ये होता है, वो होता है, वो होता है, ये होता है। एक है, अगर मेरा दोस्त मेरे पास खड़ा हुआ है और हम दोनों एंटेंगल्ड हैं और मेरे दोस्त को अगर किसी दूसरी गैलेक्सी में भेज दिया जाए, अगर आप मेरे को कंटाप मारेंगे तो उसको भी कंटाप का असर होगा। दिस इज क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब बताइए क्या आसान है। तो होता क्या है कि जब आप स्टोरीज यूज करते हैं, इसको पैराबल्स कहा जाता है। दिस इज वाई महाभारत, रामायण इज सो फेमस। नाउ व्हाई द रामायण एंड महाभारत स्टोरीज आर टोल्ड टू अस, we need to understand this also. I'm not questioning the reality of the stories right now, but whether it is the reality or not, that is not the question over here. The question is, it is the story. There was Abraham Lincoln, he died. उनकी जो कहानियां हैं वो भी स्टोरी कहलाई जाएंगी। अगर अब्राहम लिंकन कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे तो भी उनकी कहानियां जो हैं वो आज कहानियां ही कहलाई जाएंगी। तो महाभारत हुआ या नहीं हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि कहानी है कि नहीं। तो सच्ची कहानी है, झूठी कहानी, ये दोनों अलग है, लेकिन है कहानी, है कहानी एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ पे काम ये नहीं हो रहा है कि रामायण महाभारत हुई थी या नहीं हुई थी। यहाँ पे काम ये हो रहा है कि ये जो कहानी है ये क्यों सुनाई जाती है। आज से, ओ माय गॉड, ये तो बहुत खतरनाक है। आज से 10,000 साल पहले एक ऋषि मुनि ने, एक ऋषि कह सकते हैं, इस मैसेज को क्रैक कर लिया कि अगर लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना है तो उसको लिख कर छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर मैं लिख के छोड़ूंगा तो होगा क्या कि वो मैसेज खो जाएगा। लेकिन अगर मैं उस मैसेज के आसपास कहानी क्रिएट कर दूं, कहानी में मसाला क्रिएट कर दूं, मसाले में मूड खराब हो रहा, मूड अच्छा हो रहा है, गुस्सा आ रही है, लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत, मार पीट, सब कुछ डाल दूं, तो वो मैसेज भी रहेगा और वो कहानी भी रहेगी। अब लोग 2022 में लोगों ने, 23 में लोगों ने कहानियां छोड़ दी, सॉरी मैसेज छोड़ दिया और कहानियां पकड़ ली। हर एक कहानी के पीछे एक पॉइंट है,
वो पॉइंट जो है वो पैक्ड रखा गया है क्योंकि कहानी सरवाइव करती है। लेट मी आस्क यू वन थिंग, आपने एक हफ्ते पहले सैटरडे को क्या खाया था? याद करो, मैं आपको 2 सेकंड दूंगा। कुछ लोगों को याद आ गया होगा, उससे एक हफ्ते पहले क्या खाया था? याद करिए, 2 सेकंड है। ठीक है, डन। कल हो ना हो की कहानी क्या है? कल हो ना हो की कहानी, शुरू में वो शाहरुख खान होता है और वो सैफ अली खान होता है और वो नैना होती है और उसको शाहरुख को नैना से प्यार हो जाता है, सैफ अली खान भी उस पर क्रश था, आखिरी में कैंसर हो जाता, मर जा। सैटरडे को क्या खाया था? पता नहीं। लास्ट टाइम कल हो ना हो कब देखी? सेट मैक्स पे देखी थी 6-7 साल पहले। उससे पहले कब देखी थी? उससे पहले बचपन में सीडी में देखी थी। चक दे इंडिया की कहानी सुनाओ। 1 मिनट, चक दे इंडिया की कहानी सुनाने से पहले मुझे यह बताओ कि लास्ट टाइम चक दे इंडिया कब देखी थी? करीबन 8-10 साल पहले। ठीक है, लास्ट टाइम खाना कब खाया था सैटरडे को, और क्या खाया था? आई डोंट नो। चक दे इंडिया याद है? क्यों नहीं है? तो स्टोरी रिमेम्बरेंस क्रिएट करती है। स्टोरी जो है वो, उसका जो मेमोरी है वो बड़ी खतरनाक बैठती है माइंड में। ओशो हर एक पॉइंट पे कहानी मारते थे। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूं तो मुझे बेटर स्टिल स्टोरी का यूज करना चाहिए। अगर मैं आपको आपकी अटेंशन, आपका ध्यान चाहता हूं तो मुझे कहानी का उपयोग करना चाहिए। कहानी अगर लॉजिकली देखें तो लेफ्ट साइड ऑफ द माइंड पे अटैक करती है। लेफ्ट साइड ऑफ द माइंड जो होता है वो रिलैक्स माइंड साइड, इसीलिए मूवी देखते वक्त अच्छा लग रहा होता है क्योंकि कहानी है। वही वीडियो वही है, ऑडियो वही है, लेक्चर का वीडियो चला दिया कोई, कोई डॉक्यूमेंट्री चला दी तो आप कहोगे यार क्या देख रहे हैं। तो दिस इज व्हाई आई यूज द स्टोरीज इन माई लाइफ। नाउ आई नीड टू बी अ वेरी नाइस स्टोरी टेलर because this is used in marketing also. Now let's come to the marketing. मार्केटिंग में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी इंसान की मान्यता यानी फॉल्स बिलीफ पैटर्न चेंज करने हैं, झूठी मान्यता चेंज करनी है, तो आप उससे ये मत कहो कि ये नहीं होता है, आप उसको कहानी सुना दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज से 3 साल पहले की बात है, मैंने अपनी पिताजी से जमीन बिचवा के पैसा इकट्ठा किया इस सोच में कि नोएडा में आके रेस्टोरेंट डालूंगा। और पिताजी ने मेरे को मना करा था कि बिजनेस मत डालो, ज़मीन तो आगे महंगी हो जाएगी, बेच लेंगे। बट मैंने ज़बरदस्ती किया क्योंकि मैंने आजकल के बिजनेसमैन्स को बहुत देखा था यूट्यूब पे, तो मुझे लगा कि मैं भी बिजनेसमैन बनूंगा। ज़बरदस्ती करके 2 करोड़ की ज़मीन बिचवा दी और सारा पैसा एक मॉल में रेस्टोरेंट खोलने में लगा दिया। शुरू से मेरे को बोला गया था कि मेरी किस्मत अच्छी है। पंडित पुरोहितों ने मेरे घर में आके मेरा हाथ देखा, मेरी कुंडली देखी और मेरे को कहा कि मेरा जो भाग्य है वो बहुत अच्छा है। मेरे को शुरू से विश्वास था कि मैं 2 करोड़ लगाऊंगा और वो चल जाएगा।
और फाइनली क्या हुआ कि मेरा जो भाग्य था उसने साथ देना ही था। मेरा जो भाग्य था उस पर मुझे विश्वास था, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरी पेंसिल खो गई बचपन में तो मेरी पेंसिल मिल गई, मेरा मोबाइल गिर गया था एक बार तो मोबाइल मिल गया। और जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो चीज़ मेरे पास आ जाती। तो मेरा भाग्य शुरू से बहुत अच्छा था, मैं भाग्यवान हूँ। मुझे 100% पता था कि ये हो जाएगा, और जैसे ही मैंने पैसे लगाए उसके अगले ही दिन मेरा रेस्टोरेंट रेनोवेट होना चालू हो गया। उसके 10 से 15 दिन के भीतर मैंने रेस्टोरेंट जो है लॉन्च किया। और जैसे ही मैंने रेस्टोरेंट लॉन्च किया, मेरे रिश्तेदार आ गए, उन्होंने कहा तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। मेरे मेरे दोस्त आ गए, सबने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन दिया और मिठाई खा के चले गए। 3 महीने के अंदर मेरा कस्टमर नहीं बन पाया, मैं फेल हो गया। मेरा जो रेस्टोरेंट था उसमें हार्डली दिन में 2 या 3 लोग आते थे। मेरा पर मंथ का रेंट भी नहीं निकल पा रहा था। ईएमआई देनी थी मुझे, कुछ एडिशनल खर्चे किए थे, ईएमआई देनी थी, वो भी नहीं निकल पा रहा था। उस दिन मेरे को पता चला भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उस दिन मुझे ये पता चला कि अकल ज़्यादा बड़ी होती। मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने क्या कर दिया है। मैंने अपने पिताजी का पैसा डुबो दिया। एक तरफ मेरे पिताजी आस लगा के बैठे, मेरी माँ आस लगा के बैठी हुई, और मैंने पैसा डुबो दिया। ये क्या कर दिया मैंने? कहाँ है वो भाग्य? बारिश हो रही थी, मैं भागा, रेस्टोरेंट से निकला गुस्से में कार चलाते हुए। मैं एक पार्क पे गया, वहां बारिश हो रही थी, आसपास कोई नहीं था, थंडरिंग हो रही थी बहुत जबरदस्त, जबरन लाइटनिंग हो रही थी। ऐसा लग रहा था बादल भी मेरे साथ रो रहा है। इतना चीख चीख के मैं चिल्लाया उस दिन पार्क में, और मैंने ऊपर आसमान में देख के बोला, कहां है भाग्य तू? उस दिन मेरे को पता चला भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। स्टोरी क्लोज दी एंड। तो देखा आप लोगों ने, ये एक बहुत ही बड़ी फेक स्टोरी है जो मैं यहां पे आपको बता रहा था। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं आपको सीधा बोलता भाग्य नहीं होता है तो आप कहते भैया ये सब बकवास बातें हैं। लेकिन आपको मैंने कहानी सुनाई, आपने कहा यार। आपने कभी देखा है कि जब पिक्चर आती है तो लोग पिक्चर का जो किरदार है उसी के जैसे बन जाते? जैसे कबीर सिंह आई तो लोग कबीर सिंह से इन्फ्लुएंस हो गए, कबीर सिंह। एक्चुअली क्या होता है कि स्टोरी हमें चेंज कर देती, एक्चुअली हमारी सोच को वो चेंज करने में सक्षम होती है। तो जब भी आप कोई कहानी सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये, उसके एक ही फायदे नहीं है, बहुत फायदे। एक तो कहानी है कि एक तो फायदा है कि अटेंशन आपकी ऑडियंस की ज़्यादा आएगी आपकी तरफ, नंबर 1। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल फॉर्म में समझा सकते हो। नंबर 3, रिमेम्बरेंस बड़ी भयंकर है। चौथा, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन पे एक्ट करती है। 5वां, रिलेटेबल फील कराती है, कनेक्शन फील करा। इसीलिए मैंने आपको लास्ट जो पॉडकास्ट था उसमें मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम तो नहीं लिया मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की कहानी सुनाई आपको। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने पूरी कहानी सुनाई थी। आप मेरे साथ उस पल में थे, मुझे पता था कि आप मेरे साथ उस पल में हैं। मैं कोई अनाड़ी नहीं हूं कि मैं कुछ भी बोल दूं और मुझे पता ना चले कि क्या हो रहा है पीछे।
मुझे पता है कि आप उसके उस वक्त मेरे साथ पल में हैं, और मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करना है ये बता के कि आप मेरे साथ पल में हो, बिकॉज वो ब्रेक हो जाएगा कैरेक्टर। उस कहानी से आपने क्या सीखा? उस कहानी से आपका ये विश्वास और मजबूत हुआ और कठोर हुआ। वो कहानी थी मेरे पहले ब्रेकअप की, और उस कहानी में आपने ये सीखा कि अकेलापन सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। ऐसा लगता है कि एक लड़की आ गई और अकेलापन चला गया, बट अकेलापन वहीं रहता है। जैसे ही वो लड़की चली जाती है, अकेलापन चला आता है वापस। अकेलेपन का खात्मा करने के लिए आप आशिकी करते हो, लेकिन एक्चुअली में अकेलेपन से आशिकी खत्म नहीं होती। अब ये जो मैंने बात बताई, इसके ऊपर एक बैक स्टोरी देनी चाहिए कि जैसे वंस अपॉन अ टाइम मेरे साथ ये हुआ। मैंने ये सोचा था कि मैं इस लड़की के साथ जाऊंगा रिलेशनशिप में और अकेलापन खत्म हो जाएगा, पर नहीं हुआ। फिर ये हुआ, फिर वो, फिर ये हुआ, फिर नेक्स्ट ये, फिर नेक्स्ट ये, और फिर नेक्स्ट ये। समझने की कोशिश करो। तो ये क्या कर रहे हैं? आपकी मान्यता बदलती है। तो पांचवा पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा पॉइंट कि स्टोरी मान्यता बदलती है। ये कहानियां ये हैं जिसके चक्कर में लोग पागल हो गए। एक आदमी आता है, कहता है कि हमने कल रात में शेरा वाली माता को देख लिया। दूसरा आदमी को भी दिखने लगती है, तीसरे आदमी को भी दिखने लगती है। फिर आदमी के अंदर ये आ जाता है कि भाई हमने सच में देखा है, और किसी को नहीं पता है कि देखा भी है या नहीं देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी मान्यता बनी हुई है कि ये मान्यता बनती कैसे? कहानियों से। समझने की कोशिश करिए। ये मान्यता जो बनती है कहानियों से बनती है। एक मान्यता कहानी से अच्छी भी बन सकती है और एक मान्यता खराब भी बन सकती है। कहानी एक ऐसी चीज है जो एक व्यक्ति को बदल के रख देती है। इस कहानी से रिलेटेड एक इमेज बनती है। आपके अंदर अमिताभ बच्चन की एक पॉजिटिव इमेज है, वो बनाई गई है। आप उस इमेज से प्यार करते हो। आपको जितना दिखाया गया है आप उससे उसको ही अमिताभ बच्चन, जबकि वो अमिताभ बच्चन नहीं है। अमिताभ बच्चन कौन है ये जया बच्चन जानती है, ये ऐश्वर्या राय जानती है, ये अभिषेक बच्चन जानते हैं। अमिताभ बच्चन कौन है ये आप इसलिए जानते हो क्योंकि आपके अंदर वो डाला गया है, और वो कहानियों से डाला जाता है। बचपन से ही हमारे अंदर कहानियां डाली जाती हैं। ये कहानियां हमें रिकंडीशन करती हैं कि देखो वो पांडे जी का लड़का भी कुछ नहीं कर पाया, मुंबई गया था एक्टर बनने, देखो वो आईएएस निकाल दिया, तुम क्या कर रहे हो? सामने वाले को देख के आदमी इंस्पायर होता है। वो पूरा सच नहीं देखता है, वो सिर्फ सामने वाले को देख के इंस्पायर होता है कि पांडे जी का लड़का आईएएस बन गया तो हम भी बन जाएंगे। आप अप्रोच करो तो पूरा सच देख के करो, आधा अधूरा सच देख के नहीं करो। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने यही बोला था कि जब आप शादी कर रहे हो तो ये सोच के शादी मत करो कि शादी आपको परम सुख की तरफ ले जाएगी। शादी क्या है ये देख के शादी करो। ये नहीं कि आपके माइंड में अमिताभ बच्चन की तरह एक इमेज बन रखी है, वही शादी की भी बन रखी है। आप उस इमेज से शादी कर रहे हो, और जैसे ही आप उस इमेज से शादी करते हो, आप वास्तविकता में देखते हो कि यार ये इमेज और वो जो सोचा था वो तो है ही नहीं। तो आप इमेज से शादी कर रहे हो। आप ये मान के शादी करते हो कि सुख प्राप्त होगा, क्योंकि सुख की इमेज शादी के साथ आपके माइंड में बसी हुई है। क्योंकि आपने कहीं कहानियां पढ़ी हैं, मूवीज देखी हैं, गाने सुने हैं, मुझसे मोहब्बत का इजहार, तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है संग तेरे रह न पाऊं, मुझे शक है। फिर जब कई लोग मेरे को सुनते हैं तो एकदम से विपरीत डायरेक्शन में भागते हैं, कहते हैं कि यह आदमी शादी के अगेंस्ट हो रहा है शायद, या यह आदमी इसके अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट नहीं। मैं उस विचार की बात कर रहा हूं, उस इमेज की बात कर रहा हूं। वो आपको नहीं सुनना है, उसमें आपको नहीं जाना है। आप
एक साइड पकड़ के बैठ जाते हो कि उत्तर क्या है, अकेलापन कैसे दूर करें, इसका उत्तर क्या है। अब एक घोंचू, अकेलापन क्या है पहले ये तो समझो। ये अकेलापन दूर करने के बाद, क्योंकि अकेलापन तो समझ आया नहीं, तुम तो वही बात कर रहे हो कि मुझे कोरोना की मेडिसिन बना के दो, और कोरोना तुमने समझा ही नहीं। जब तक तुम कोरोना वायरस समझोगे नहीं, कोविड-19 को समझोगे नहीं, जो वायरस है उसका नेचर नहीं समझोगे, वो कैसे काम कर रहा है, लंग्स में जाके वो कहां पे ऐसे रिसेप्टर्स में बैठता है, किस तरीके से इनेक्ट कर रहा है, क्या है वो, कहां से आया है, उसकी प्रकृति क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। घोंचुओं की तरह आंसर क्यों पूछ रहे हो कि इसका आंसर क्या है? क्योंकि लोग साइड चूज करते हैं। लोग कहते हैं भैया हमें एक साइड चाहिए। अभी मैं रिसेंटली एक संदीप महेश्वरी का नया वीडियो आया, सेकंड वीडियो, उसमें देख रहा था, खतरनाक वीडियो। उसमें उन्होंने, एक लड़के ने बात बोली कि जो लोग ऑनलाइन चीजें बेचते हैं, शेयर मार्केट का किसी ने कोर्स बेच दिया, तो उसमें ये दिखाई दे कि हमारा कोर्स लेके ये यहां चला गया, विकास दिव्य कीर्ति, अवध ओझा, आपको क्या लगता है क्यों पॉजिटिव आदमी की इमेज दिखाई जाती है? उनका कहने का ये मतलब था, जो वहां पे लड़का बोल रहा था, बाद में संदीप महेश्वरी ने भी शायद ये बोला था, क्यों पॉजिटिव इमेज दिखाई जाती है, क्यों एक पॉजिटिव स्टूडेंट दिखाया जाता है, क्यों एक ऐसा व्यक्ति दिखाया जाता है जो सक्सेसफुल हुआ हो? क्योंकि 100% रिजल्ट नहीं दे सकते। ये लॉ है। हम आपके अंदर भीतर घुस के, आपकी आत्मा बन के, आपके शरीर से अभ्यास नहीं करा सकते, हम पढ़ा सकते हैं सिर्फ। ऐसा कौन सा व्यक्ति है? क्या विकास दिव्य कीर्ति तुम्हारे अंदर घुस जाएंगे? विकास दिव्य कीर्ति के इंस्टीट्यूट से इतने लोग आईएएस आईपीएस बन के निकले, क्या उन्होंने ये दिखाया कि कितने लोग नहीं निकले? जितने लोग नहीं निकले वो ज्यादा परसेंटेज में थे। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि लोग ऐसे ही होते हैं। आपके स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड पे सिर्फ 3 लोग आते हैं। हर कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आता सर। हर कोई आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता, चाहे कितना भी कोर्स ले लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि मैं आपके अंदर घुस के प्रयास नहीं करा सकता आपका, मैं अभ्यास नहीं करा सकता हूं। तो यह बात क्यों आ रही है कि जो मेरा कोर्स खरीदता है और जो फेल होते हैं लोग, उनकी भी कहानियां दिखाई जाए? क्यों दिखाएं उनकी कहानी? अगर उनकी कहानी दिखाने लगेंगे तो सेल्स ड्रॉप हो जाएंगी। समझने की कोशिश करिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने अपने बिजनेस में यह गलती कर दी कि जितने लोग 100 लोग आए थे आपके बिजनेस में, उसमें 4 लोग सफल हो गए, 96 लोग फेल हो गए, तो यह किसके ऊपर ब्लेम है? बिजनेस के ऊपर ब्लेम है। क्योंकि अगर बिजनेस के ऊपर ब्लेम होता तो 100 के 100 लोग फेल होने चाहिए थे। ये बिजनेस के ऊपर ब्लेम नहीं है। अवध ओझा के स्टूडेंट हैं, आईएएस दिव्य कीर्ति के स्टूडेंट हैं, इतने लोगों के स्टूडेंट, आपको क्या लगता है सब आईपीएस बन जाते हैं? क्यों नहीं बन रहे? शेयर मार्केट का कोई कोर्स खरीद रहा है, उसमें से 10-12 लोग निकल गए, बाकी लोग नहीं कर पाए, तो शेयर मार्केट वालों की गलती है? जिन्होंने कोर्स बनाया उसकी गलती है? या गलती उसकी है जो अभ्यास नहीं कर रहा है? क्योंकि क्या मैं आपके अंदर घुस के अभ्यास करा लूंगा? और ये है तो हर जगह है। ऐसे तो स्कूल कॉलेज बंद हो जाने चाहिए। स्कूल वाले सिर्फ टॉपर दिखाते हैं, आप कह रहे हो फेलियर भी दिखाओ। अबे बेवकूफ हो क्या? क्यों फेलियर दिखाएगा कोई? नहीं, हमें पूरा सच जानना, पूरा सच जानना। पूरा सच जानने के बाद पता है क्या होगा? तुम कोई और इंस्टीट्यूट जाके ज्वाइन कर लोगे,
क्योंकि तुम खुद गद्दार हो अपनी जिंदगी के लिए, तो तुम्हें गद्दारी अच्छी लगती है, तुम्हें फेक चीजें अच्छी लगती हैं, क्योंकि तुम्हें फेक देखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फेक फेक का मतलब क्या, आधा अधूरा सच। मैं टेस्टिमोनियल्स की बात नहीं कर रहा हूं कि एक झूठी कहानी, मैं तो वो तो फ्रॉड है, मैं फ्रॉड की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कहानियां दिखाई जाती हैं पूरी क्यों नहीं दिखाई जाती, उसका जवाब दे रहा हूं मैं। आपके स्कूल में बैक बेंचर्स को क्यों नहीं दिखा रहे हैं, और आप कह रहे हो दिखाना, क्यों भाई, क्यों दिखाएं? ये तो बिल्कुल ऐसी बात कर दी, मार्केटिंग इससे बिल्कुल विपरीत है। मार्केटिंग का ये कहना है, मार्केटिंग जो है वो ह्यूमन मतलब भौतिक कैरेक्टरिस्टिक को देख के बात करती है, नॉट नॉट स्पिरिचुअल। भौतिक भौतिक जगत को एनालाइज करके मार्केटिंग की दुनिया बनी है। मार्केटिंग की दुनिया का मतलब हमारे माइंड में क्या होता है कि ये फ्रॉड है, जबकि हम रोज खुद मार्केटिंग के शिकार होते हैं। कभी हम आईफोन की मार्केटिंग के शिकार हो जाते हैं, कभी हम लॉयड एसी की मार्केटिंग के शिकार हो जाते हैं, कभी हम यामाहा बाइक की मार्केटिंग का शिकार हो जाते हैं। कबीर सिंह में रॉयल एनफील्ड दिखा दी तो उसकी सेल्स बढ़ गई। तो मार्केटिंग के शिकार तो आप खुद हो रहे हो, और उसके बाद मार्केटिंग को गाली दे रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक मार्केटिंग की इमेज बनी होगी जो कि सत्य नहीं है। वो इमेज ये है कि मार्केटिंग वाले फ्रॉड दिखा, अबे बेवकूफ, फ्रॉड एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार दिखाया जाता है। एक मोहतरमा आई, एक सेशन में देख रहा था, तो उसमें बोलती हैं कि बिजनेस वाले दो नंबर के होते हैं। हे भगवान, ये मान्यता कैसे बन रही है? कौन से बिजनेसमैन के साथ तुम बैठती हो? क्या पेटीएम दो नंबर का काम है? और अगर है तो बंद हो जाना चाहिए था। एक आदमी कितनी बार बेवकूफ बनाएगा? क्या हर आदमी इतना बोला बाला बुद्धू है क्या? क्या आप इतने बुद्धू हो कि आपको एक दो तीन चार से पांच 10 बार 1000 बार बेवकूफ बनाते रहेंगे? गूगल पे बेवकूफ है, यूट्यूब बेवकूफ है, यूट्यूब फ्रॉड है, पेटीएम फ्रॉड है, ओला फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, तो बार बार क्यों जा रहे हो? नहीं नहीं, बिजनेस वाले सब फ्रॉड होते हैं। अबे भैया, तुम्हारा जो बाप है ना, और तुम्हारी जो जो हस्बैंड है तुम्हारा, वो सब एक बिजनेसमैन के नौकर हैं। शायद बुरा लग रहा होगा, कोई सरकार का नौकर है तो कोई बिजनेसमैन का नौकर है, और क्या हो, नौकरी तो हो एट द एंड ऑफ द डे। ये लोग वो क्रिएट करते हैं जो हर कोई नहीं क्रिएट। एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूं मैं। हो सकता है मेरी बातों का बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, कभी कभी थोड़ी तीव्र बातें निकल जाती हैं मुंह से। सर हमें कड़वा सच सुनना है। सुनोगे कड़वा सच? सुन लो, कड़वा सच ये है, स्कूल कॉलेजेस कोर्सेस बेचने वाले, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेस, शेयर मार्केट के कोर्सेस बेचने वाले, मेडिटेशन के कोर्सेस बेचने वाले, अगर ये कड़वा सच बोलने लगे ना, तो तुम वैसी जगह से शेयर मार्केट का कोर्स खरीदोगे जहां पे तुम्हें झूठ सुनाई दे रहा हो। यह है कड़वा सच। मतलब क्या, अगर आज मैं बोलना चालू कर दूं ना कि मेरे स्टूडेंट्स फेल हो गए थे, तो आप ऐसी जगह पे, अरे इनका तो फेल था, तो मैं वहां जाऊंगा, उनका देखो सब पास है, तो वो तो आधा अधूरा सच बता रहा है। तो आपको तो कड़वा सच चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि तुम कड़वा सत्य सुनने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें चाहिए ही नहीं। तुम झूठे थे, झूठे हो, और झूठे ही रहोगे। या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने हिसाब से रियलिटी को मोल्ड करना जानते हैं। मैं ऐसे कुछ 2-3 साल पहले कोर्स बेच रहा था, तो कोर्स स्टार्ट किया जब, तो 50-60 लोग का ग्रुप बना।
उसमें से सिर्फ 15 लोगों ने म्यूजिक बनाना सीखा, बाकी लोगों ने प्रयास ही नहीं किया, एक आध दो बार निकल के चले आए। उसमें से भी 50% लोगों ने कुछ नहीं बोला, उनको लगता था मेरी गलती, जबकि मैं उनके पीछे पड़ता था, असाइनमेंट करो असाइनमेंट करो असाइनमेंट करो वो नहीं करते थे। मैं उनको डेडलाइन देता था, वो असाइनमेंट नहीं करते थे, उसको फिर से डेडलाइन दे, फिर असाइनमेंट नहीं करते। तो कई लोगों ने तो कहा कि चलो ठीक है हमारी गलती, समझ गए। 15 लोगों ने म्यूजिक प्रोडक्शन सीख लिया, मजा आ गया। आज भी वो स्टूडेंट्स हैं मेरे, कनेक्टेड है मेरे साथ, और अपने अपने गाने बना रहे हैं। वो रोज मेरे को गाना सुनाते हैं, भेजते, सर आपसे सीखा, सर आपसे सीखा, देखिए कितना अच्छा है, बढ़िया। उसमें से बाकी के जो लोग थे उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया, छोड़ दिया। बीच में ही छोड़ दिया, मेरे डेडलाइन देने के बावजूद भी। मैंने पहले ही बोल दिया था कि देखिए आप लोग छोड़ रहे हो अपनी मर्जी, मेरे को। उसमें से कुछ 2 या 3 लोग थे जिन्होंने मेरे को गाली दे दिया ग्रुप में कि ये आदमी फ्रॉड है, इसने हमारा पैसा ले लिया। उन लोगों को मैंने रिफंड कर दिया गुस्से में। मेरे वकील जिनसे मेरी बात हुई बाद में, मैंने वकील सबसे बात कर, सबसे मैं केस करने वाला था भयंकर। मैंने बात करी वकील से अपने, तो कहते ये सब होता रहता सर, और पहली चीज तो आपको रिफंड करना ही नहीं चाहिए था, आपका केस कमजोर हो रहा है। तो घर वालों से बात करें, कहते बेटा ये सब छोड़ो, ये कोई दिक्कत नहीं है, वो इतना तुम्हें रिफंड नहीं करना चाहिए था, और ये सब होता रहता है। तो मैंने, घर वाले तो वो बता नहीं पाए क्या हुआ, ना वकील बता पाया। उसके कुछ 1 साल बाद मेरे को बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ। वो रियलाइजेशन ये था कि भाई ये मैंने 15 स्टूडेंट अपनी पसीने महीने इतना मेहनत किया स्टूडेंट्स के साथ, और मेरे 15 स्टूडेंट सफल हो गए, इन लोगों का क्यों नहीं हो पाया? ये रोज असाइनमेंट डिले करते थे, 3-3 महीने बाद असाइनमेंट दे रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो दोबारा कोर्स स्टार्ट कर लो। सोचो 3 महीने का कोर्स कंप्लीट हो गया, मैंने कहा दोबारा स्टार्ट कर लो भाई, फिर कर लो, फिर नहीं किया, फिर गाली दी मेरे को। आप सोचिए, वहां से 2 बातें समझ में आई। एक बात यह समझ में आई कि हर कोई नहीं सीखता है, फिर इसको मैंने हर जगह कनेक्ट किया। आप आज अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, 80-20 काम करता है। 20% लोग केवल सक्सेसफुल होंगे उसमें से, चाहे वो विकास दिव्यकीर्ति का हो, अवध ओझा का हो, खुद अगर संदीप महेश्वरी भी मेडिटेशन की अपनी दुकान खोल लें, तो उसमें भी सिर्फ 20% लोग समझ पाएंगे मेडिटेशन क्या होता है। हां, सीरियस लोग आएंगे, लेकिन सीखेंगे सिर्फ 20% लोग। यही सदगुरु के साथ भी हो रहा है। तो अब सवाल यह आता है कि ऐसा क्यों होता है, सब लोग क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि सब इसने नहीं सीख पाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। सिंपल है। मैं आपके अंदर घुस के प्रैक्टिस नहीं करवा सकता हूं। समझने की कोशिश करो। और इससे होता क्या है, फिर ब्लेम अल्टीमेटली टीचर्स पे आता है। तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन उठा, ये जब ये पूरा मूवमेंट मैंने देखा, पहले तो मैं हर चीज सब जगह कनेक्ट करता हूं। मैंने देखा मेरे इंस्टीट्यूट में ये हुआ है, तो मैं हर एक अलग अलग डोमेन में, मैंने मार्केटिंग का डोमेन देखा, मैंने शेयर मार्केट का डोमेन देखा, मैंने मेडिटेशन का डोमेन देखा, मैंने सारे डोमेन देखे। मैंने कहा भाई ये हो क्या रहा है, हर जगह हो रहा है। तो देखा हर जगह यही हो रहा है। फिर मैंने अपना बचपन उठा के देखा। मैंने देखा मेरे क्लास में 80% लोग तो बैक बेंचर थे, कुछ 20% लोग ही केवल फर्स्ट आते थे, सेकंड आते थे, थर्ड आते थे, मतलब टॉप में आते थे, टॉप 10 में। ये क्या हो रहा है? अगर आप कॉलेज में जाओ, बीटेक वगैरह में, आप पीछे बैठे हो, मटरगश्ती कर रहे हो, और सामने कुछ 10% लोग के अच्छे मार्क्स आते, आपका वही पीछे, आप आखिरी टाइम पे पढ़ के निकालते तो जस्ट पास जस्ट पास जस्ट पास, और उसमें से भी कई लोग तो फेल हो जाते थे। ये क्या हो रहा है? तो क्या चाहते हो आप? वो कॉलेज उठा के सब दिखाने लगे कि देखो भाई ये 80% हम नहीं कर पाए, तो क्या होगा? बाकी का कॉलेज आएंगे, वो कहेंगे हमने तो कर लिया, देखो तुम्हारी ऐसी, तो वहां चले जाएंगे लोग। तो अब सवाल है, जब मैंने पूरा कनेक्शन देखा, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है भाई? ओ माय गॉड, आई वॉज लाइक शॉक्ड। एक तरीके से रिलीफ भी आई कि मैं गलत नहीं था।
मैंने रूल बना दिया, मैंने कहा अब अगर मेरे कोई स्टूडेंट आएंगे तो उनके ऑडिशन होंगे, और उस ऑडिशन में क्या क्या देखना है मेरे को वो मैं पहले ही देख लूंगा, वो मैंने लिख के रखा हुआ है, वो यहाँ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सिलेबस के बाहर, इस डोमेन से बाहर है, वो म्यूजिक प्रोडक्शन में आ जाएगा टेक्निकल टर्म्स में। तो मैंने कहा ये चीज होनी ही होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर, नहीं तो मैं स्टूडेंट लूंगा ही नहीं, भले मेरा नुकसान हो जाए। तो अब सवाल यह आता है कि कौन सी कहानी सुनाए आपको। कोर्सेज बेच रहे हो तो ऐसे लोगों को दिखाओ जो लोग नहीं जो लोग फेल हो। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। खुद संदीप महेश्वरी जी ने इमेजेस बाजार की वेबसाइट पे बेस्ट फोटोग्राफर्स की फोटो डाल रखी है, और उनके जो क्लाइंट हैं जिन्होंने उखाड़ा है, उन्होंने कुछ खरीदा, जैसे कैडबरी ने इमेजेस बाजार से कुछ खरीदा, एक लड़की की फोटो खरीदी अपने उस पर लगाने के लिए, ठीक है, तो वो अपनी वेबसाइट पे वो दिखाएंगे कि हमने कैडबरी ने खरीदा है कुछ हमसे। वो उसका नहीं दिखाएंगे कि जो कुछ नहीं था और उसने खरीद लिया और उसने उस फोटो का कुछ किया ही नहीं, वो उसका नहीं दिखाएंगे, वो अपनी वेबसाइट में उसका दिखाएंगे। तो ये है पूरा सच। पूरा सच ये नहीं है कि कोर्सेज के टेस्टिमोनियल्स दिखाओ जो कुछ नहीं होगा, जो फेलियर को क्यों दिखो, कि हमेशा ये रूल रहेगा कि 60 से 70% लोग पैसे के लिए आजीवन स्ट्रगल करते रहते हैं। ये रूल है मार्केटिंग का, जाके देख लो। उसमें से 20 से 30% लोग लखपति है, लखपति। उसमें से भी 4%, आखिरी 5-4% लोग जो हैं वो हैं अरबपति। 60% लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। 60% लोग मिडिल क्लास वाले हैं। अपर मिडिल क्लास में बाकी के 10% आते हैं, फिर उसके बाद करोड़पति आते हैं, वो भी 10% में आते हैं, 10-20% में। बाकी के फिर ऐसे करते 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 लास्ट में 4 या 5% लोग बचते हैं। फिर आखिरी में 1% कोई बचता है जो इलॉन मस्क के फील्ड में आता है। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, ये सब फोर्ब्स लिस्ट में आता है वो। ये रूल है सर। घटिया चीजें हमेशा ज्यादा रहेंगी, और वो घटिया नहीं है। ये मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो घटिया सही है, अगर आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सब बराबर है। चाहे कोई भिखारी हो सड़क पे मर गया, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे बिल गेट्स हो, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जो रियलिस्टिक, जो रियल वैल्यू है यूनिवर्स का, अगर कोई नाम है तो अगर वो देख रहा है विश्व आनंद, लेट्स से यूनिवर्स का नाम है विश्व आनंद, तो अगर विश्व आनंद की नजर से देखोगे तो उसकी नजर में कोई शर्मिंदगी नहीं दिखेगी। इस दुनिया को जैसे उसने बनाया है, ब्लैक होल तबाही दे रहा है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा, रेप हो रहा, बलात्कार हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। आप भिखारी हो, आप अमीर हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स को कोई, वो अपना उसका एक प्रोग्रामिंग है, उस हिसाब से वो चल रहा है। वो गोल गोल घूम रहा है, वो एक्लिप्स ला रहा है, वो ब्लैक होल बना रहा है, सुपरनोवा कर रहा है, क्लस्टर्स बना रहा है, ये बन रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। एटॉमिक लेवल पे कर रहा है, क्वांटम लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, प्रोग्राम्ड हैं। वैसे ही ग्रॉस लेवल पे चीज़ें, वो अपने आप चीज़ें हो रही हैं। अब उससे पूछोगे कि हम भिखारी हैं, तो वो वैसे ही ट्रीट करेगा आपको। कहोगे हम अमीर हैं, वैसे ही ट्रीट करेगा। तो वो सफरिंग इसी वजह से है लोग के अंदर, क्योंकि लोग कभी विश्व आनंद को तो समझते ही नहीं है। विश्व आनंद की नजरें तो समझते नहीं कि विश्व आनंद क्या कहना चाहता है। विश्व आनंद तो कुछ और कहना चाहता है ना, वो तो आप सुनते नहीं हो। आप अब शर्मिंदगी कहां आती है? शर्मिंदगी आती है भौतिक जगत में। समाज की नजर एक है, समाज की नजर एक है, विश्व आनंद की नजर। ये दो नजरें अलग अलग है। समाज की नजर वक्त बाद वक्त बदलती रहती है। समाज की नजर क्या कहती है कि हम उसके सामने सलाम ठोकेंगे जो करोड़पति होगा।
जो गोल्ड मेडल लाया हमारी कंट्री के लिए, जो हमारे कंट्री का नाम ऊपर लेके गया, जिसने हमें एंटरटेन किया, हम उसके सामने सलाम ठोकेंगे? जिसने गाना अच्छा बनाया, फिल्में अच्छी बनाई, हम उसके सामने, जिसकी आर्ट अच्छी है, जिसका काम अच्छा है, जिसके पास पैसा अच्छा है, जिसकी बॉडी अच्छी है, हम उसके सामने सलाम ठोकेंगे? लेकिन यूनिवर्स को इससे मतलब नहीं है, विश्व आनंद को इससे मतलब नहीं है, उसकी अपनी अलग सोच है। अब आइडली जब एक इंसान पैदा होता है तो उसको विश्व आनंद की सोच तक पहुंचना है, उसको समझना है और उसी नज़र को अपना चश्मा बना लेना है, तब वो इस माया से बाहर आ पाएगा। नहीं तो माया का कोई अनंत नहीं है। एक चीज़ अचीव करोगे कुछ और लगने लगेगा बाहर, खुशी वहां पे है, फिर कुछ और अचीव करोगे फिर लगेगा खुशी वहां पे है, फिर और अब एक्साइटमेंट हो जाएगी, बंगला खरीद लूंगा, लाइफ विल बी एक्साइटेड, आई विल बाई हाउस, आई विल बाई अ याट, I'll buy a private jet, I'll go on the cruise, I'll have bikini girls around me on the cruise, they will be giving me blowjobs. तब मेरी लाइफ एक्साइटमेंट होगा। वहां पे जो लड़कियां 8-10 लड़कियां होंगी, मैं बैठा रहूंगा और वहां से फिर एक मेरा दोस्त है वो फोटो खींचेगा, फिर वो इंस्टाग्राम पे डालेगा, सारे लोग जलेंगे कि देख, एक तो क्रूज में है, अमीर आदमी है पर लड़कियों के साथ है, देखो लड़कियां कितनी सुंदर सुंदर हैं इसके पास, उनको देखेगा। तो ये है समाज की नजर। समाज इससे इंप्रेस होता है, विश्व आनंद इससे इंप्रेस नहीं होता। विश्व आनंद कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो कहेगा एक फूकूंगा कोरोना आ जाएगा, मर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। विश्व आनंद कहता है कि जब हमारे पास आ रहे हो तो उसी रास्ते से आना जहां पे कंकाल टट्टी फट्टी पड़ी रहती है। वो क्या, शमशान घाट। शमशान घाट पे आपको लग्जरी नहीं मिलेगी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, जनरल स्लीपर, ये वहां नहीं है। जब तक आप जिंदा हो तब तक जनरल स्लीपर, सेकंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, प्राइवेट कोच, जो भी है वो है, प्राइवेट जेट्स, रॉकेट्स, स्पेसक्राफ्ट्स, ये सब कुछ है। लेकिन वहां पे एक ही स्टैंडर्ड है सिर्फ। तो हमारे पास जब आ रहे हो तो सवाल ये आता है कि ये जो कहानियां हैं, ये सारी की सारी, जो भी मैंने अपने कहानी सुनाई अभी तक, ये कहानियां हमारे बिलीफ, हमारे जो सोच है उसको बदलती है। ओशो कहानी का उपयोग बड़ा अच्छा, लोग समझ नहीं पाते हैं कि आदमी कहानी क्यों, वाई आर यू, कहानी क्यों सुना रहे हो? आप वो कहानी इसलिए सुना रहे हैं आपकी मान्यता चेंज होगी। आपको क्या पता हिडन एजेंडा क्या है? तो कहानियां सुना दी हमने, और कहानी बिलीवेबल होनी चाहिए, उसमें एक्साइटमेंट होना चाहिए, आपको कहानी सच लगेगी। तो ये है कहानी के जादू। और सुनो, एक आखिरी कोट है स्टीव जॉब्स का, द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन द वर्ल्ड इज अ स्टोरी टेलर। द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन द वर्ल्ड इज द स्टोरी टेलर बिकॉज ही कैन शेप योर बिलीफ्स। ये जन्नत और ये जहन्नुम में जाके, जन्नत में ये होगा, जन्नत में, आपने वो कभी 26/11 देखना, जब वो आया था, कसाब आया था, तो आखिरी में वो अनुपम खेर से क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। कहता है कि हमने ये काम किया है, अब हमें जन्नत नसीब होगा, वहां पे परियां होंगी, और वहां पे मतलब पता नहीं, जन्नत के बारे में वो डिस्क्रिप्शन देता है। वो जन्नत किसने बनाया? वो जिसको मैनिपुलेट करना था उसको, बचपन से ही वो कहानियां डाल रखी। तो ऐसे मत बोलो कि कश्मीर लेना, कश्मीर लेना, कश्मीर लेना, ऐसे मत बोलो, कुछ कहानी बनाओ भयंकर कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, इन्होंने ये कर दिया हमारे साथ, इन्होंने वो कर दिया, और वो कहानी बना दो भयंकर। तो आदमी कहता है अरे हाँ यार, ये अच्छा, ये भी हुआ था, अच्छा ये भी हुआ था, और बाकी सब तो है ही रीइंफोर्स करने के लिए, हाँ भाई ये हुआ था। वो आदमी खोल जाता है अंदर से। हमने कहानियां बना रखी हर चीज को लेके, हम कहानियों में बात करते हैं। रामायण पढ़ेंगे हम उससे कुछ सीखेंगे नहीं। रामायण पढ़ने की बुरी बात नहीं है, हम पढ़ते हैं उसको,
हम उसे सीखते नहीं है। वो क्या कहना चाह रहा है कि बाण जो है वो नाभि में ही क्यों लगा, ये किसी ने क्यों नहीं समझा। 10 सर क्यों होते हैं? अगर आप 10 सर देखोगे और उसके डिस्क्रिप्शन देखोगे तो ये तो इंसान के अंदर भी है। लोभ, माया, बहुत सारी चीजें होती है ना उसमें लगा होता है, क्रोध, बहुत सारे उसमें नाम होते हैं उस 10 सर के। क्यों होते हैं? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पुराने हमारे ऋषि मुनि जो हैं? वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैं कहानी के, हो सकता है कहानी सच हो सकता है कहानी झूठ हो, मैं कहानी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं है तो कहानी, मैसेज क्या है? तो हर एक कहानी के पीछे पैक, और ये कहानी आप कहोगे डायरेक्ट मैसेज नहीं दे सकते। डायरेक्ट मैसेज लिख के चले जाओ ना, इसीलिए अष्टावक्र गीता पीछे छूट गई। क्यों छूटी है? पहली चीज तो अष्टावक्र में सब कुछ डायरेक्ट लिखा हुआ है, अद्वैत बोल दिया सीधा, और बोल दिया तुम ही वो हो, कह रहे ब्रह्म भी तुम ही हो। अब बताओ, तुम विश्व साक्षी हो। उसके बाद अब भगवत गीता में क्या है? भगवत गीता का क्या सीन है? उसके साथ एक कहानी चिपकी हुई है। तो कहानी क्या है? बीच में हो रही थी, फिर कृष्ण को इश्यू हो गया, सॉरी अर्जुन को इश्यू हो गया, वो लड़ना नहीं चाहता था, डर रहा था, फिर कृष्ण ने अपना भगवत ज्ञान दिया उसको, फिर कृष्ण खड़ा हुआ, उसके अंदर बल आया और वो फिर सबको मारने लगा। अब भगवत गीता पढ़ के कभी सीधा नहीं बोला है कि मैं कौन हूं, वहां पे घुमा दिया है मेरी शरण करो। अब हर आदमी का अलग अलग डेफिनेशन है। मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ। अब मैं को तो समझा ही नहीं लोगों ने कि मैं क्या है। कोई 700 श्लोकों की किताब लिखेगा, वो अपन इतना घमंडी है कि वो पूरे टाइम अपनी बात करता रहेगा। वहां पे ये बोला गया है कि वो जो मैं है वो कृष्ण का मैं नहीं है, वो जो मैं है वो मेरा आपका मैं है, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला है कि मैं सर्वव्यापी हूं। तो ये जो बात कर रहा है पॉडकास्ट में अभी लड़का जिसका नाम पार्थ सिंह है, तो ये कौन हुआ फिर अगर सर्वव्यापी हुआ? तो मतलब एक तरफ आपने बोल दिया मैं सर्वव्यापी हूं, हर जगह मौजूद हूं, फिर आप कहते हो मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आओ, मेरा स्मरण करो, मेरा ज्ञान लो। ये क्या है? कौन, किसकी बात हो रही है? वो कृष्ण की बात हो रही? नहीं 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 नहीं, ये उनकी बात नहीं हो रही सर। तो होता क्या है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे कुछ और दिखेगा, आप पढ़ोगे तो आपको कुछ और दिखेगा। क्योंकि मैंने बोला मेडिटेशन, तो आपको लगेगा विपासना की बात कर रहा हूं। कोई दूसरा आदमी वो कहेगा हम विटनेस मेडिटेशन मतलब क्या, थॉट देखते रहो। कोई कहेगा चिड़िया देखते रहो। कोई कहेगा मेडिटेशन का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये मेडिटेशन होता है। कोई कहेगा मेडिटेशन मतलब क्या, अच्छा व्हाट इज ओ माय वर्क। मेडिटेशन क्या है? संगीत है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके लिए क्या है? पोयम है, पोएट्रीज है। मेरे लिए इट इज लाइक मेडिटेशन। आपके लिए क्या? फिल्में हैं। आई फील पीसफुल व्हेन आई मेक फिल्म्स। तो सबकी डेफिनेशन हिली हुई है। ये भगवत गीता ने किया है। इधर अष्टावक्र कह रहे कुछ है ही नहीं। उन्होंने सीधा बोल दिया, तो उसको पीछा कर दिया लोगों ने, उसको कोई नहीं सुनता। आप देखो तो आपके घर में हमेशा भगवत गीता पड़ी रहेगी। आप अष्टावक्र नहीं भैया, ये हमारा फट जाएगी हमारी, ये किताब मत खोल दियो हमारे सामने। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं पूरे जगत में अकेली हूं? क्या बात कर रहे हो? मतलब मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है? अरे बाप रे बाप, कहां जाऊंगी मैं? आज तक मैं जंगलों में जाती थी, बोलती थी राम 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 राम, और मुझे डर नहीं लगता था। और ये क्या बात कर रहे हैं अष्टावक्र गीता जी? अष्टावक्र गीता में क्या बात हो रही है? अष्टावक्र जी ने क्या बोल दिया? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे ऊपर ना कागज फाड़ दियो कोई। ये अष्टावक्र में बोला है, और भगवत गीता में जो बोला है वो अलग बोला है। बोला दोनों ने सेम ही है, सत्य की बात हो रही है। तो ये चक्कर है सारा का सारा।
तुम कहना चाहते हो मैं अकेला हूं? तुम कहना चाहते हो मैं अकेली हूं? बंद कर दो इस किताब को। ये किताब कोई नहीं पढ़ेगा। नई किताब लाओ जिसमें डबल मीनिंग लिखा हो। कॉम्प्लेक्स चीजें देखेंगे हम, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ के हर आदमी का अलग अलग एक मतलब निकल आता है। इसीलिए भगवान को हर आदमी अलग तरीके से यूज करता है। आप अगर देखोगे ध्यान से तो सबका अलग अलग है भगवान की डेफिनेशन। और कभी भी जब भी याद कर लिया, मतलब तब भगवान चले गए, याद कर लिया। जब भी मन चाहा तब याद कर लिया, जब मन नहीं चाहा तब नहीं याद किया। सोचो अगर वो जिंदा होते भगवान, मतलब अगर सच में होते, या अगर हैं भी, मैं नहीं कह रहा नहीं है, सोचो वो क्या सोच रहे होंगे कि यार ये आदमी तो सिर्फ दुखियारे में मेरे को याद करता है। मेरे बेटे को बचा लो, एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है याद करो, मैं नहीं करो मत करो, लेकिन तब भी तो करो जब आप खुश हो। इसीलिए इस्कॉन में एक बड़ा सही चीज लगती है मेरे को कि हर जगह हरे राम हरे कृष्ण। बड़ा सही चीज लगती है मेरे को, लगता है हाँ यार, मतलब उनका ये कहना है इस्कॉन वालों का, मुझे एक चीज बड़ी सही लगती है कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हरे रामा हरे कृष्ण हर लो। तो ये उनका एक अच्छा ये एक साइड जो है, एक पॉइंट अगर देखा जाए तो बढ़िया पॉइंट है। तो सत्य सुनने की एक्चुअली में किसी को हिम्मत नहीं है कि सत्य है क्या, क्योंकि सत्य सुनते ही सहारा निकल आएगा, फाउंडेशन हिल जाएगी, और फाउंडेशन हिलाना नहीं चाहता कोई। इसीलिए आदमी फिर, और अगर देखा जाए तो लेट से आपका हाथ पैर कट भी गया है ना, देखिए भगवान के पास आदमी क्यों जाता है? पैसा नहीं है, शादी नहीं हो रही है, सुख नहीं आ रही, ये वाला सुख चाहिए, ये वाला सुख चाहिए, नहीं है मिल रहा, दुख आ गई, ये वाला दुख, कर्जा चढ़ा हुआ है, तो ये सब प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं वहां। चलो अगर आपको ये प्रॉब्लम हटा के एक बड़ी प्रॉब्लम, वो हाथ पैर कट गया आपका, तो क्या आपके अंदर है हिम्मत? क्या ये कहने की हिम्मत है अगर आपका हाथ पैर कट गया तो, कि ना मेरे पास पैसा है, मेरी बीवी ना हेल्प कर रही, ना बच्चे हेल्प कर रहे हैं, डॉक्टर बोल रहा है कि तुम चाहो तो मैं खत्म कर सकता हूं तुम्हें, प्लग 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 खींच सकता हूं, तो क्या करोगे? है हिम्मत बोलने की हाँ खींच दो? क्या जीवन को लेके प्रेम है, या मौत को लेके प्रेम है, या दोनों में बराबर है, या एक साइड ज्यादा आपका रहता है? क्या जीवन छोड़ सकते हो? कैसे छोड़ोगे? जब तक यह समझ नहीं आएगा कि मौत क्या है और जीवन क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है या दोनों एक ही साइड के हैं? क्या दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है? यह विश्व क्या है और इस विश्व में तुम क्या हो? जब तुम ये समझोगे तभी तो मजा आएगा। तब फिर तुम कहोगे पुल द फकिंग प्लग। जी के करना क्या है? क्या उखाड़ लोगे? जी करोगे क्या? 70-80 साल जी के क्या करोगे? आपके अंदर से ऐसे ऐसे थॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि डिजायर खत्म हो गया ना सारा। मुझे ये करना, मुझे वो, तो खत्म हो गया सब। मुझे ये करना, मुझे वो करना, क्या होगा उससे? मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। आई हैव ऑलरेडी सीन द forecast. I have already seen the future right now. I know what is the future. I don't need to participate in further activities. I know what is the outcome of that activity at the present moment. This is what I know. So when you see this as it is, and you observe without any motive, without any intention, without any distortion, just observe, you will start seeing things which nobody can see. You will start seeing the nature of the particular thing,
what is the nature. You will not only you will see the reality of that particular thing, you will see the nature of that particular thing. How does it work? ना कि आप सिर्फ उसकी वास्तविकता देखोगे, आप उसका चरित्र भी देख लोगे, उसकी प्रकृति भी देख लोगे, क्यों कैसे काम कर रहा है. आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही समझ में आ जाएगा ये करके क्या होने वाला है. एक तरीके से आप एस्ट्रोलॉजर हो जाओगे फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. आपको समझ में आ जाएगा, ओ भाई साहब ये है पूरा का पूरी चाल, माया जाल. माइंड को अगर आप देखोगे तो माइंड एक के बाद एक गलत फहमियां पैदा ही करता जाता है. हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, फिर ये कर लो, फिर वो कर लो, फिर ये कर लो, सब कुछ मिलता जाता है और पोस्टपोन होता जाता है. अब ये करना, अब ये करना, अब ये, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा करना चाह रहा है. उसकी गलती नहीं है, जितना वो जानता है वो उतना ही कर रहा है. द मोमेंट ही विल गेट द इंफॉर्मेशन of the ultimate truth, he'll stop searching. He'll be at peace. Not the peace which you are thinking. Peace means a desireless mind, which is free from all the notions, rules and regulations, which is really free, which is अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट. जो सुप्रीम इंडिपेंडेंट है वो होती है जब आपका डिजायर आपको छोड़ दे. अब यहां पे ये समझने की जरूरत है कि डिजायर को छोड़ना नहीं है, डिजायर आपको गले से पकड़े हुए है. अभी आपको डिजायर का गला पकड़ना है. मतलब क्या, जब मैं चाहूं तब मैं डिजायर उठाऊंगा और जब मैं चाहूं तब मैं डिजायर नीचे रख दूंगा. मेरे वश में होगा. अभी आप वश में हो, स्वयं तुम वश में हो. अभी खुद तुम्हारे डिजायर तुमको मैनिपुलेट कर रहे हैं. और डिजायर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसका एक्सप्रेशन होना और उसका ऑब्जर्वेशन होना ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन. क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो एक और डिजायर बन जाएगा. ये एक ऐसे कह सकते हो कि आप एक जादुई शक्ति है कि आपने ये छुआ तो उधर आ गया, वो छुआ तो उधर आ गया. जैसे आपने कुछ हॉरर मूवीज देखी होंगी तो उसमें जैसे ही आत्मा खड़ी होती है उसके पास जाओ तो आत्मा पीछे आ जाती है, फिर आत्मा को पीछे से छुओ, फिर उधर चली जाती है लेफ्ट साइड पे, फिर उधर और एकदम कॉर्नर में चली जाएगी, फिर वहां पे जाके छुओगे तो बीच रूम में आ जाएगी. तो आप कहोगे यार ये हो क्या रहा है. तो जैसे ही आपको एक डिजायर का पूर्ति होती है, एक और डिजायर, क्योंकि ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि तुम अल्टीमेट एक्सपेंशन चाहते हो, वो बाहर हो नहीं सकता. अल्टीमेट एक्सपेंशन ऑलरेडी है, इसको जानना है. सिर्फ जिसने जान लिया वो आजाद है. ये है अद्वैत वेदांता. साफ साफ बात बोली गई है. और बाकी सब कहानियां हैं. वो सब हो सकता है सत्य है, हो सकता है झूठ है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इसमें अभी आर्ग्यू नहीं करूंगा आपसे. वो सब कहानियां हैं और उस कहानी में भी अध्यात्म का संकेत है. हर जगह पे, हर एक लाइन पे संकेत है, लेकिन तुमने उसकी मीनिंग अलग ले ली क्योंकि तुम अपनी वासना व्यक्त करना चाहते हो. उसमें तुम्हें अच्छा लग रहा है फाउंडेशन बना के, तो तुम बना रहे हो. तुम्हें सुकून मिलता है जब तक तुम, क्योंकि कोलैप्स हो जाएगा ना आदमी. अगर ये आइडिया आ गया कि भगवान नहीं है तो आदमी कोलैप्स हो जाएगा. ये क्या हो रहा है. तो भगवान है, लेकिन आपकी थोड़ी सी डेफिनेशन हिली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है. तो ये था पूरा का पूरा why do I use the stories in the podcast. I hope आपको समझ में आया. थैंक यू.